सकते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी जो है लास्ट में बात करते हैं इसके बारे में। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो साइकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया रुडोल्फ गोल्को द्वारा किया गया। ये जो पीडीएफ है ये डायरेक्ट मैंने जो है मेरे पास जो नोट्स थे उससे ये मैंने बनाई है, बाकी टाइप करके भी यही आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ अभी बनी है लेकिन जो अभी मेरी पहुंच से बाहर है, जैसे ही मुझे वो पीडीएफ मिलेगी, अगर आप इस पीडीएफ को भी परचेज करते हैं, मटेरियल सेम है उसके बावजूद भी वो पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। तो साइकोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है आपके पास साइकी और दूसरा है लोगस। अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, जो आपका साइकी है प्लस लोगस है, इसको जो है क्या है, साइकी का हिंदी में अर्थ क्या है और लोगस का हिंदी में क्या अर्थ है, जिससे मिलकर आपका बना है साइकोलॉजी। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है तो ये है आपकी मानव व्यवहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास व्यवहार की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो व्यवहार की जो सबसे पुरानी विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन जो आपका मेथड है, ये आपकी व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। तो ये जो पीडीएफ है आपकी, ये 300 क्वेश्चन आपकी इसमें हिंदी में है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। आप सभी को पता है, आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं तो आप सभी को पता है कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 300 क्वेश्चन आपके हिंदी में है और बाकी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे कि इंग्लिश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके पास आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है आपके? तो ये है विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास मनोविज्ञान के व्यवहार सिद्धांत के जनक। तो मनोविज्ञान के व्यवहार यानी कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ये पूछा गया है, तो ये इसके जो जनक कौन है? तो ये है आपके जेबी वॉटसन, तो जो आपके व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यक्तित्व के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि टू फैक्टर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा जो दी गई है? तो वो दी गई है आपके स्पीयरमैन द्वारा। इसमें जो दो फैक्टर आपके कौन कौन से थे वो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको कई बार बताया है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का कि वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपके स्पीयरमैन द्वारा बताए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो किसके द्वारा दी गई? जीन पियाजे द्वारा दी। लास्ट 3-4 वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसकी जो 4 स्टडीज़ है जीन पियाजे द्वारा बताई गई है, उसकी कौन कौन सी स्टडीज़ है? 2 से 3 जो स्टूडेंट है उनके ही रिप्लाई देखने को मिलते हैं। तो अब आपसे निवेदन है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। खेल विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं या किसे कहा जाता है? तो खेल विधि का जनक या प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके फ्राबेल को। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे चाहे आपका स्ट्रीम कोई भी हो। बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था। तो बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने द्वारा जो है बुद्धि गुणांक का सर्वप्रथम प्रत्यय दिया गया था। योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत किसने दिया? तो योग्यतम की रक्षा का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपके डार्विन द्वारा। बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? तो बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा है आपकी 90 से 110। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टर्मन ने जो है बुद्धि की सामान्य सीमा कितनी बताई थी, तो उसने बताई थी आपकी 90 से 100। तो ये भी आप एक फैक्ट इसमें साथ साथ याद करके चलिएगा। किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि को परिभाषित किया? तो विलियम स्टर्म द्वारा जो है सबसे पहले जो है बुद्धि लब्धि शब्द को प्रतिपादित किया गया। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था यानी कि एक दूसरे के जो प्रतिद्वंद यानी कि प्रतियोगिता की जो भावना का जो विकास है वो कब होता है? तो वो होता है किस अवस्था को कहा जाता है जिसमें जो एक दूसरे से आगे प्रतियोगिता की भावना रहती है? तो ये रहती है बाल्य अवस्था में। तो ये बालकों में देखी जाती है ये अवस्था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मानसिक आयु के प्रत्ययों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बीने साइमन द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखें उन सभी में भी इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। ये मेरा दावा है कि कम से कम जो है 15 क्वेश्चन हर स्ट्रीम वालों को इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम में आपके पास प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया तो विलियम वुंट द्वारा। तो प्रयोगात्मक विधि को जो आपका सर्वप्रथम जो प्रस्तावित किया गया था ये किया गया था विलियम वुंट ने।
तो ये क्वेश्चन नंबर 279 से देखेंगे और आपकी 300 क्वेश्चन तक इसमें देखेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी देख लेंगे और साथ ही जो है आज मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है, तो शिक्षण की जो सबसे उत्तम विधि है कौन सी ये मानी जाती है, तो ये मानी जाती है आपका प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड को शिक्षण की जो है सबसे उत्तम विधि माना जाता है, यानी कि सबसे बेस्ट मेथड आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है अगर शिक्षण टीचिंग की बात की जाए। आगे चलते हैं। आगे आपके पास शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो शिक्षक का जो है ऐसा कौन सा गुण है जो छात्र को सबसे अधिक पसंद है, तो ये है आपका निष्पक्षता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को। इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है कि क्या 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 है, यानी कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो इसीलिए मैंने ये एक साथ ही लिखा है और पीडीएफ में भी इसी तरह आपको ये मिलेगा। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपने पीडीएफ अभी तक नहीं ली है तो आप पीडीएफ जो है परचेज कर सकते हैं। साइकोलॉजी की पीडीएफ है और इसी पीडीएफ से आपके लिए मैं ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आज की वीडियो में लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं साइकोलॉजी नोट पीडीएफ क्वालिटी लर्न पॉइंट की ओर से बनाई गई है। 400 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, बाकी टाइप करके आपको जो है 500 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 आपके जो क्वेश्चन है इंग्लिश के उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं जो टाइप करके आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अभी की बात करूँ आफ्टर लॉकडाउन वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप साइकोलॉजी की पीडीएफ परचेज करना चाहें तो 65 रुपये जिसका अमाउंट है, इसके साथ आपकी जो है एक और पीडीएफ आपको मिलेगी 1500 क्वेश्चन की, जिसमें एमसीक्यू आपके रहने वाले हैं। वो क्वेश्चन वो आपको बिल्कुल फ्री रहने वाली है इसके साथ। तो आप जो इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करेंगे, आपको जो गूगल पे नंबर मैं दे रहा हूँ, गूगल पे नंबर है आपके पास 9817783916 और यही नंबर है व्हाट्सअप नंबर। तो व्हाट्सअप पे जो है आपने गूगल पे करने के बाद व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट आपने भेज देना है। अगर आप फ़ोन पे कुछ और आप यूज़ कर रहे हैं कोई ऐप, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि आप किस नेट बैंकिंग के थ्रू आप अगर करना चाहें तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बाकी QR कोड आप जो है उसको भी स्कैन कर सकते हैं, तो प्रोफाइल पे आपको QR कोड भी मिल जाएगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है आपका क्या है, तो ये है मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को और प्रयोगात्मक जो आपका मनोविज्ञान है उसके जनक कहा जाते हैं विलियम वुंड। तो इन सभी में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है कई जो है कमेंट करते रहते नहीं सर ये है, तो उन सभी को मैं समझाते समझाते थक गया, इसलिए मुझे लगा कि इनको एक साथ आपको करवाया जाए और आप इनको लिख लीजिएगा। जिन्होंने पीडीएफ परचेज कर लिए वो भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके बिल्कुल सेम है। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में देखे गए हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम वुंड और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ये है आपके थॉर्नडाइक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। तो याद रखना मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक और साथ ही प्रकारवाद संप्रदाय के जनक जो आपका लास्ट में दिया गया है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी कौन है, तो ये आपके विलियम जेम्स ही है। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके लिए अगर आपके पास पूछा जाएगा प्रयोगात्मक तो आपके हो जाएंगे इसमें विलियम वुंड। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछा गया है तो वो हो जाएंगे आपके थॉर्नडाइक। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी है, कौन सी थ्योरी दी है कमेंट करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं उनसे इतनी उम्मीद है कि वो आज भी कमेंट करेंगे, तो आई होप आप कमेंट जरूर करेंगे। आगे चलते हैं। आगे आपके पास SR थ्योरी के जन्मदाता, ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में देखने को मिलता है मैक्सिमम, ये मैंने क्वेश्चन देखा है आपका यूपी टेट वालों के लिए इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो SR थ्योरी के जन्मदाता ये आपके थॉर्नडाइक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास मोंटेसरी विधि का प्रतिपादक। तो मोंटेसरी जो विधि है उसके जो प्रतिपादक है कौन है, तो ये है मैडम मारिया मोंटेसरी। तो ये है आपके मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके पास रोशा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक। तो रोशा जो इंक है, रोशा इंक धब्बा यानी कि इंक स्पॉट जो आपका परीक्षण किया गया था, इस विधि के इस मेथड के प्रतिपादक कौन है, तो ये है हरमन रोशा। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
आर्मी अल्फा एवं बीटा के परीक्षण की बात की जाए, ये क्वेश्चन आपके जो है साइंस फील्ड और नॉन मेडिकल वाली जो फील्ड है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो ये है आर्थर एस ओटिस। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, स्पेशली नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों की अगर मैं बात करूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये पीडीएफ आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आप जेबीटी या ये मान के चलिए कि एचपी बोर्ड जो है जितने 7 या 8 विषयों में जो आपका टेट एग्जाम करवाता है उसमें जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो आपका इसी पीडीएफ से रहने वाला है। तो आप सभी जो है ये परचेज कर सकते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के जाते हैं, यानी कि टीएटी के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन व मुरे इसके प्रतिपादक है। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट है। आप सभी को वीडियोस के माध्यम से भी पता लग गया होगा कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप बना रहे साइकोलॉजी के नोट्स तो आपको पीडीएफ परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट्स बनाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा। हो सकता है कि लास्ट तक मैं पूरी पीडीएफ की एक अलग से वीडियो बनाऊँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ऐसा है। अगर मुझे टाइम रहा तो बेशक ऐसा मैं कर सकता हूँ। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक की बात की गई है तो ये हो गए डेकार्टे। देखिए, अब आधुनिक मनोविज्ञान ये अलग क्वेश्चन है, और जो यहाँ पे पूछा गया था आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा गया था तो विलियम जेम्स को, और नीचे क्या पूछा गया है? प्रथम मनोवैज्ञानिक थी। ये मनोवैज्ञानिक की बात की गई है। तो मनोवैज्ञानिक कौन थे आपके? आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक तो वो थे आपके डेकार्टे। अगला है आपके पास, बुद्धि का ट्राइऑर्टिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, टीजीटी कमीशन हुआ था 2020 में, टीजीटी आर्ट्स कमीशन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला। अब आपका काम क्या है? आपने देखना है कि जो ट्राइऑर्टिक जो आपकी थ्योरी है ये स्टर्नबर्ग द्वारा तो दी गई है, लेकिन इस थ्योरी में क्या लिखा गया ये आपने खुद से सर्च करना है। काफ़ी लंबा है तो आपने खुद एक बार देखना है। अगर आप इस तरह से पढ़ने लग जाए हर क्वेश्चन के, आप जो है फाइंड आउट करके देखिए कि क्या है किस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम गलत होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न आपके पास, अभिक्रमित अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अभिक्रमित अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है आपका सक्रिय अनुकूलन के सिद्धांत पर। पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो पिछड़े बालकों के लिए जो शैक्षिक लब्धि जो है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जो आपके मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, यानी कि पिछले जो थोड़े से पिछड़ चुके हैं, थोड़े से इसका मतलब है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम है, या फिर आप कहेंगे 70 से कम है, ये 70 से 90 के बीच में आप इसको कह सकते हैं। ये सामान्य बुद्धि लब्धि है 90 से 110, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और टर्मन ने बताई थी 90 से 100 के बीच की बुद्धि लब्धि, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इससे जो 90 से कम है वो आपके पिछड़े बालकों में आता है, यानी कि उनकी मानसिक आयु, उनकी जो यानी कि क्रॉनिकल जो एज है, उनकी जो क्रॉनिकल एज से मानसिक आयु यानी कि उनकी मेंटल एज कम होती है। इसकी जो अवधारणा किसने दी थी इनके लिए शैक्षिक बुद्धि लब्धि की अवधारणा? तो ये दी थी आपके सिरिल बर्ड द्वारा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो यानी कि ये 2 फैक्टर की बात की गई है। बुद्धि का जो है 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, किसके द्वारा दी गई थी? स्पीयरमैन द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा गया है कि आपका जो जी कारक है वो क्या दिखाता है? तो वो दिखाता है आपकी सामान्य बुद्धि। 2 कारक थे, एक जी फैक्टर था, एक एस फैक्टर था, एक विशिष्ट बुद्धि दिखाता है और एक आपका सामान्य बुद्धि दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं, किसे कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था कुंठा आक्रमण सिद्धांत? तो कुंठा आक्रमण सिद्धांत का जो प्रतिपादन मिलर और डोलार्ड द्वारा किया गया था, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा एवं आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। तो ये आपका जो कुंठा है वो कैसे उत्पन्न होता है, ये आपका जो क्वेश्चन साथ ही दिया गया है। तो क्यों लिखा गया? ताकि आपको पता चले कि कुंठा जो आपका आक्रमण सिद्धांत है मिलर और डोलार द्वारा तो ये दिया गया है, लेकिन जो उसकी उत्पत्ति होती है कैसे होती है? लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधा होती है आवश्यकता एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है कुंठा। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक, एडोलेसेंस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल की जो है स्टेटमेंट भी है, काफ़ी फेमस है, वो मैंने आपको कई बार करवाई है तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, स्किनर की बात की गई है, क्रिया जो आपका
क्रिया सूत्र अनुबंधन सिद्धांत है, इसको अगर आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा आसान है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात की जा रही है, तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तो ये है प्रभाव के नियम पर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। थॉर्नडाइक का गौण नियम है, तो थॉर्नडाइक का जो गौण नियम है वो आपका क्या है, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तो इसका जो गौण नियम कौन सा है, तो ये है सादृश्य अनुक्रिया का जो नियम है, ये थॉर्नडाइक का गौण नियम है। इसके अलावा पहला प्रश्न है आपके पास, थॉर्नडाइक ने बच्चों को सीखने के कितने नियम दिए हैं। एक तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि थॉर्नडाइक द्वारा जो है बच्चों को सीखने के लिए कितने नियम उसके द्वारा जो है तैयार किए गए, या कितने नियम उसने बताए हैं। तो टोटल 3 नियम बताए गए, किसके द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। उसमें से जो है पहला नियम कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर थॉर्नडाइक के 3 नियम आपके कौन कौन से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन जो एक आपके पास एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिल सकता है। तो पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो ये तीनों नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने बच्चों के सीखने के लिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें जो आपका तत्परता का नियम है ये किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं बताऊं तो बच्चे के सीखने के लिए जो सबसे आवश्यक नियम बताया गया है तो वो कौन सा है, तो वो आपका तत्परता का ही है। तो बच्चों के सीखने के लिए सबसे आवश्यक जो नियम है वो कौन सा नियम है, तो वो है तत्परता का नियम, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक द्वारा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के आगे पीछे करके पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर तरह से पता होना चाहिए। तो पहला तत्परता का नियम, दूसरा हो गया अभ्यास का नियम और इसमें प्रभाव का नियम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए वो कौन सा बताया, तो वो बताया आपका तत्परता का नियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, बच्चों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह कथन किसका है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, ये एक स्टेटमेंट है कि बच्चों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये एक जो है मत रखा है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये रखा गया था, तो ये रखा गया था क्रो एंड क्रो द्वारा। क्रो और क्रो यानी कि क्रो एंड क्रो द्वारा जो ये मत रखा गया था, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है, तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा जो है कब सोचना प्रारंभ कर, देखिए अमूर्त वस्तुएं क्या होती है, एक होती है मूर्त जो आपके सामने है, अमूर्त होगी कि जो वस्तुएं आपके सामने नहीं है उनके बारे में सिर्फ आपने सुना है, या फिर अपने से बड़ों को जो है बात करते सुना है, या फिर जो है कल्पना की है उस बारे में, तो वो अमूर्त वस्तुएं जो कि उनके सामने अभी नहीं है, उसके बारे में जो है अब सोचना कब शुरू कर देता है, तो ये करता है पूर्व किशोरावस्था में। यानी कि आपसे मान लीजिए कि आप कभी शिमला नहीं गए हैं और आपसे कहा जाए कि शिमला कुछ इस तरह से, तो इस तरह से जो है एक जो ये सोच है आपकी, ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी पूर्व किशोरावस्था के समय। आप जो है खुद से कल्पना करने उस जगह के बारे में लग जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। तो बच्चे की जो है सोचने की किस प्रक्रिया को किस आधार पर सोचने की सबसे उच्च यानी कि सबसे उत्तम जो प्रक्रिया माना गया है वो कौन सी है, तो वो है आपकी तर्क के आधार पर सोचना। यानी कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इस तरह के जो तर्क के आधार पर जो हम सोचने लगते हैं तो वो क्या है, सोचने की आपके सबसे उच्च जो है प्रक्रिया मानी जाती है किसी की बच्चे के विकास की। मान लीजिए अगर अब एक बच्चे को कहा जाए कि आपके जो घर में मान लीजिए कि लाइट चलेगी, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जो किस तरह से आपने जो निष्कर्ष पे पहुंचना है कि क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा या बच्चा खुद ही जो है, अगर बच्चे से पूछा गया है या बच्चे के घर में लाइट चली जाती है तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, पर सबसे पहले वो देखेगा कि क्या सभी के लाइट गई है। अगर सभी के लाइट नहीं गई है फिर क्या देखेगा, फिर देखेगा क्या आपका जो है बल्ब वो फ्यूज हो गया है। अगर बल्ब भी फ्यूज नहीं हुआ फिर वो देखेगा कि क्या आपकी जो है सप्लाई आ रही है, यानी कि मीटर वो चेक करेगा, मीटर तक आपकी लाइट आ रही है। उसके बाद वो जाएगा फ्यूज चेक करेगा। इस तरह जब तक कि जो है एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाता तब तक क्या है उसका जो है अनुमान विधि द्वारा जो है अपने तर्क वो देता रहेगा कि हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो, यानी कि तर्क के आधार पर वो सोचना शुरू कर देता है। ये सबसे उच्च विधि मान जाती है बच्चे की, और ये बचपन में ही डेवलप होती है और ये बड़े तक जो है ये चलती रहती है, यानी कि मरण उपरांत ही ये खत्म होती है। तो ये एक जिज्ञासा जो है जिज्ञासा बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। आगे चलते हैं, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक है, तो ये मैंने बता दिया। तत्परता का जो नियम है वो
आवश्यक है बच्चों में सीखने के लिए, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा जो है बताया गया था। इस तरह से इसके 3 नियम बताए गए थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रभावशाली बालक की इंद्रियां होती है, तो प्रभावशाली जो बालक होते हैं यानी कि जो आपके ये कहे कि जिनकी बुद्धि लब्धि आपकी जो है 140 से ऊपर होती है, तो आप सभी को पता होगा जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वो आपके प्रभावशाली जो है आपकी चाइल्ड में आते हैं। तो उनकी जो इंद्रियां होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। तीव्र यानी कि उनकी जो इंद्रियां है वो क्या है, जल्दी रिएक्ट करती है किसी भी आधार पर, यानी कि उनकी जो है ये मान के चलिए कि उनका जो है सुनने का जो है आपका सेंस है। जो इंद्रियों की बात करें तो आपकी इंद्रियों, आपको पता है कि कितनी इंद्रियां हैं और सभी जो इंद्रियां है वो आपकी तीव्र काम करती है, यानी कि वो एक्टिव फॉर्म में रहती है हमेशा। कि वही कारण है कि बच्चे को उसकी क्या है प्रभावशाली बनाती है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वो क्या है हमेशा एक्टिव रहती है। प्रभावशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिकर होते हैं। देखिए जो प्रभावशाली जो आपके चाइल्ड होते हैं यानी कि जिनकी बुद्धि लगती 140 से ऊपर होती है, सामान्य की अगर मैं बात करूं तो 90 से लेकर 110 तक जो ये माना जाता है कि IQ आपका जो है सामान्य बुद्धि में आता है, और 140 से ऊपर है ये आपके जो है प्रतिभाशाली बच्चों में आता है। तो इसमें क्या है, इनमें क्या है, इनमें जो है किशोरावस्था के जो गुण है आपके, यानी कि वो क्या है जल्दी आपके मैच्योर दिखने लगते हैं। ये आपका जो इनका एक ये मान के चलिए कि इनका एक सिम्टम्स होता है पहचानने का। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो टर्मन ने कहा है 140 से अधिक आपकी जो है बुद्धि लब्धि होगी। वहीं टर्मन ने जो ये कहा है कि सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो टर्मन के द्वारा होगी 90 से आपका जो है 100 के बीच। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं आपके पास, माफ कीजिएगा, टर्मन ने 90 से 110 ही कहा है और 140 से की आगे आप जो आपका जो है प्रतिभाशाली बालकों की कहा है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं है, जो मैंने पहले बताया वही है, थोड़ा सा जो है बोलती बार आपका जो कंफ्यूजन हो जाता है। एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। देखिए एक शिक्षक के नाते जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, किसकी बात की जा रही, पिछड़े बालकों की, यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम है तो वो आपके पिछड़े बालक है, यानी कि उनकी जो मानसिक आयु है वो उनकी क्लानन या कहें उनकी क्रोनिकल जो एज है, वास्तविक आयु से जो उनकी आयु थोड़ी सी कम है ये मान के चलिए, तो उनके प्रति जो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण। इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आपके कुछ स्टूडेंट को जल्दी याद हो रहा है, जल्दी समझ आ रहा है, तो आप उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। जिन स्टूडेंट्स को तो उसको समझने में थोड़ा जो है ज़्यादा समय लग रहा है, तो उनके साथ आपको सहानुभूतिपूर्ण जो है व्यवहार रखना है। ऐसा क्यों है, ताकि जो है उनको ऐसा ना लगे कि उनकी वजह से जो है क्लास थोड़ी धीमी चल रही है, तो उनको भी अपने साथ साथ लेकर चलना है। आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी करते हैं, उनकी इस आदत का कारण हो सकता है। देखिए कुछ बालक को जो है चोरी करने की आदत हो सकती है, उसका जो कारण हो सकता है, उसका एक कारण आपकी अज्ञानता हो सकता है आपके पास ऑप्शन में डायरेक्ट ये ना दिया जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपकी कक्षा के कुछ बालक अगर चोरी करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, शिक्षक होने के नाते तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि उसके पीछे जो इसकी क्या वजह है। हो सकता है कि उसको घर से फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि उसको जो है इन चीज़ों का यही ज्ञान नहीं है कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। इसी कारण यहाँ पे दिखा गया है कि हो सकता है कि उसमें अज्ञानता का भाव है, उसे अच्छे बुरे का यही पता नहीं है कि चोरी करना बुरी बात है, तो उसके समझाने की कोशिश करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो यही कर सकता है एक अध्यापक, बजाय इसके कि उसको डांट फटका कर या फिर उसके डायरेक्ट उसको दंड दिया जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास अधिगम की प्राकृतिक दिशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो अधिगम की जो प्राकृतिक दिशा है इसके सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया कर्ट लेविन द्वारा। अगला प्रश्न आपके पास अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है इसका जो मूल स्वरूप है वो आपका बहुमुखी और एकांकी। तो बहुमुखी और एकांकी आपका लर्निंग का जो है मूल स्वरूप है, ये आपने ध्यान रखना है। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो बच्चे में सीखने की प्रक्रिया आपके जो है परिवार से शुरू होती है। इम्पोर्टेंट है, अगर बात की जाए तो बच्चे का जो है पहला जो शिक्षा जो होती है वो कहाँ से होती है, तो उसके घर से होती है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला जो आपका अध्यापक या पहली अध्यापिका उनकी माता होती है, तो ये भी आपने
ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा जाता है उसके बाद स्कूल में, और स्कूल में वो सीखता है कि किस प्रकार एक जो है समाज में जो है व्यवहार करना और समाज में रहना सीख सकते हैं। तो इस तरह समाजीकरण की जो भावना का विकास आपका जो है शुरू होता है वो आपके एक स्कूल से होता है। जो का प्रश्न देखते हैं, अगर आपके पास किसी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तत्व है, तो किसी भी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तर्क है। वही बात है जो मैं आपको अभी पीछे समझा रहा था कि आपके पास किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपके पास तर्क होना चाहिए। अच्छा, लाइट चली गई है, क्यों गई है? हो सकता है सभी की गई हो, एक बार देख लो सभी की गई है। अगर लगता है कि सभी की नहीं गई है, फिर लगता है कि हो सकता है फ्यूज गया हो, फ्यूज देख लो। हो सकता है फ्यूज भी ना गया हो, फिर लगता है कि क्या पता बल्ब फ्यूज हो गया होगा। बल्ब चेक कर लिया, बल्ब भी ठीक है, फिर आपने क्या देखा है कि आपके जो है मीटर तक ही आपकी लाइट नहीं आ रही है। इस तरह से आप जो तर्क निकालेंगे, उस तर्क के आधार पे जो है आप समाधान पे पहुंच सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। आप सभी को अगर पीडीएफ की ज़रूरत है, अभी तक जो है मुझे जो है कम से कम ये मान के चलिए कि 65 प्लस जो है स्टूडेंट के मैसेज आए हैं जिनको पीडीएफ चाहिए थी और उनको पीडीएफ मिल भी गई है। और इसके अलावा जो है अगर आप पीडीएफ लेना चाहें तो आपके लिए स्पेशल जिसमें आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ यही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यही जो आपके जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल सकते हैं। आपके क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इसको कैसे परचेज करेंगे? तो ये है आपकी जो पीडीएफ 400 क्वेश्चन इसमें है, 300 क्वेश्चन आपके हिंदी मीडियम में है, 100 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश में है। ऐसा नहीं करना है कि हिंदी वाले इंग्लिश ना पढ़े और इंग्लिश वाले हिंदी ना पढ़े, आप दोनों ने पढ़ना है। इतने अंग्रेज भी यहाँ पे कोई नहीं है कि हिंदी वो समझ नहीं सकते, एटलीस्ट 1 रीडिंग तो करनी है। और इतना भी कोई यहाँ पे हिंदी वाला नहीं होगा जिसको इंग्लिश समझना है। तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इंग्लिश में जो कि आपके हिंदी में नहीं इंक्लूड है, और हिंदी में तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इंग्लिश में इंक्लूड नहीं है। तो दोनों लैंग्वेज में आपने पढ़ने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आप इस पीडीएफ को कैसे परचेज कर सकते हैं। परचेज आपको करनी है पीडीएफ, तो आपने करना है 9817783916। ये गूगल पे नंबर है। इस गूगल पे नंबर पे आपने जो है अमाउंट पे करना है 65 रुपीज़। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस एक पीडीएफ आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगी 1500 क्वेश्चन की एमसीक्यू में। अगर आप एमसीक्यू में इसके साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपने गूगल पे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक और बात, अगर आप जो है पीडीएफ नहीं परचेज कर रहे हैं किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि आप जो मैसेज ना करें। हो सकता है कि आपको जो है फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है पीडीएफ फिर भी ले सकते हैं। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मैं दूंगा, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा। मेरा जो है पूरा जो है आप सभी के लिए सहयोग रहेगा। आप जो है मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने नोट्स से रिलेटेड आपकी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है साइकोलॉजी का, उसमें जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही जो है एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए एक अलग से फोल्डर बनाया है, उसमें भी आप जाकर जो है एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 के नाम से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस वाइज उसमें इंक्लूड किए हैं, उसमें सभी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आज का ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास, डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज़ द रिजल्ट ऑफ। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात की गई है चिल्ड्रन में, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? बी एफ स्किनर के अनुसार। किसके क्या रिजल्ट निकलेंगे? तो इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। तो आप सभी को पता है बी एफ स्किनर की जब बात करें, बी एफ स्किनर आपके रीइंफोर्समेंट जो आपकी थ्योरी है, आपके अगर आपको याद हो बी एफ स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है जिसमें रीइंफोर्समेंट पे ज़्यादा बल दिया है। तो इस तरह से आप जो इसको क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। अगला है आपके पास 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर द आइडेंटिफाइड बाय। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पहले भी करवाया है कि अगर बात की गई है 4 यानी कि चार जो है विकास की अवस्थाएं बताई गई है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, बौद्धिक विकास की, इसको बौद्धिक विकास भी कहेंगे। कई जगह थोड़ा सा इसको हार्ड बना दिया जाता है, अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे लिखा जाएगा संज्ञानात्मक विकास। तो इस तरह की जो 4 ये स्टेजेस है ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई है ये बताया गया, पूछा गया इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन द्वारा। तो जीन पियाजे द्वारा मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है, और उन्हीं सभी चारों स्टेजेस को मैंने कई वीडियो में पहले बताया है कि वो 4 स्टेज आपकी कौन कौन सी
सी है। आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाएगा। और जब आप कमेंट करेंगे तो उसके आगे आपने उनकी जो ईयर भी लिखनी है कि कितने से कितने साल की आपकी कौन सी स्टेज है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, 4 से 5 स्टूडेंट ने जो है आंसर किया है। काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप जो है रेगुलर कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही है। इससे आपको भी रिइंफोर्समेंट मिलेगा और मुझे भी रिइंफोर्समेंट मिलेगा कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके पास, हु सेड वर्ड लर्निंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो ये किसने कहा कि वर्ड लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर, कि वर्ड लर्निंग आपकी जो है बेटर है अकॉर्डिंग टू किसके, पार्ट लर्निंग से। ये किसने कहा था? तो ये वुडवर्थ का ऐसा मानना है कि वर्ड लर्निंग जो है आपकी बेटर होती है बजाय किसके, पार्ट लर्निंग के। इंट्रोस्पेक्शन वॉज द रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू। इंट्रोस्पेक्शन आपका क्या है? इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अगर हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर हिंदी मीडियम वाले हो आप, तो इंट्रोस्पेक्शन आपने मेथड आपने पढ़ा होगा कि व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि जो है कौन सी है, वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि अंतर्दर्शन विधि जो है व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। तो उसी की बात की गई है कि इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज। तो इंट्रोस्पेक्शन जो आपका अंतर्दर्शन विधि है उसको जो है निगलेक्ट किया गया या रिजेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये किया जाता है क्योंकि ये क्या है, आपकी टाइम कंज्यूमिंग है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज द कंपोज मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्राइड यानी कि सिगमंड फ्राइड की बात की गई, सिगमंड फ्राइड की बात की गई, उनकी जो थ्योरी है आईडी ईगो सुपर ईगो के ऊपर उन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें ये पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कंपोज मेनली ऑफ द लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। तो इसमें कौन सा पार्ट है आपका जो माइंड को कंपोज करता है मेनली लाइफ और डेथ के साथ? तो ये कौन सा भाग है? आईडी है ये आपका। तो ये आपने ध्यान रखना है, आईडी ईगो सुपर ईगो से संबंधित है आपके सिगमंड फ्राइड। तो इसमें पूछा गया है कि माइंड का कंपोज मेनली ऑफ द लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, तो ये आईडी से संबंधित होता है आपका मृत्यु और मूल प्रत्यय। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चिल्ड्रन ऑफन लर्न टू वॉच टेलीविजन, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। यानी कि चिल्ड्रन यानी कि जो आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बालक है, जो भी है, ये मान के चलिए स्टूडेंट्स है, अगर वो जो क्या करते हैं वो टीवी को देख देख कर कुछ चीज़ सीखते हैं, तो इस तरह की लर्निंग को आप क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग। यानी कि उसने जो है ऑब्जर्व किया, देखा, उसके द्वारा जो उसने सीखा, तो वो डायरेक्ट आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहलाएगा। द मेनली पर्पज ऑफ द पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन यानी कि मेन पर्पज ऑफ द पीटीए इन एनी स्कूल इज टू। तो पीटीए का जो है मेन पर्पज क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका मेन पर्पज क्या होगा? आप सभी को ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो सभी को पता ही होगा कि इन्वॉल्व होना पेरेंट्स का, ताकि जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल फंक्शनिंग, स्कूल के फंक्शन को जो है इम्प्रूव करने के लिए पेरेंट्स को जो उसमें इन्वॉल्व करना है। बाकी इसके अलावा आपका जो है मेन पर्पज इसमें कोई भी नहीं है। तो एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ द ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्रिप इज सेट बाय। तो ये एक स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था जो है आपकी तूफान, संघर्ष और तनाव का ये काल है। ये किसके द्वारा ऐसा कहा गया? तो ये कहा गया था आपकी स्टैनले हॉल द्वारा। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप नहीं बदल सकते, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। कई बार मैंने पहले भी करवाया, इंपॉर्टेंट है तभी बार बार आपको करवा रहा हूँ। 3 डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। देखिए क्या क्या है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन यानी कि त्रियामी। हिंदी में अगर मैं बात करूँ त्रियामी, 3 डायमेंशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो गिलफोर्ड द्वारा दी। नीचे पहले ही बताया गया अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस आर, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट आर अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड आर। तो जो आपके त्रियामी सिद्धांत है का स्ट्रक्चर है गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है, तो वो उसमें से क्या है? तो वो 3 आयाम कौन से है? तो ये आपके इसमें मैंने मेंशन किया है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, यानी कि त्रियामी सिद्धांत। तो आपके त्रियामी सिद्धांत कौन कौन से? ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये आपने याद रखना है। और ये त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड द्वारा। The theory of the intelligence advocated the presence of general intelligence G and specific intelligence S। तो ये G फैक्टर आपका है और S फैक्टर है। ये 2 तरह की जो आपके फैक्टर इंटेलिजेंस के, ये किसने जो है बताए थे? तो ये 2 फैक्टर थ्योरी की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 2 फैक्टर थे, एक S फैक्टर था और एक आपका G फैक्टर था। तो स्पेयरमैन के जो 2 फैक्टर थ्योरी है उससे ये संबंधित है, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। द इफेक्टिव वे ऑफ द टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स इन द क्लासरूम इज ओरल ड्रिल। तो आई होप इसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बात ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके हल द्वारा। तो डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इस तरह से आप जो है नोट्स बना सकते हैं। बुद्धि अपने आप में
जो है समायोजन की योग्यता है, ये एक स्टेटमेंट थी। किसने कहा कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, ये आपका जीन पियाजे द्वारा कहा था। इसको भी आपने डायरेक्ट याद रखना है। नैतिकता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक आप इसको अंडरलाइन करके चलिएगा। नैतिकता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था कॉल बर्ग द्वारा। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया? प्रत्यक्षीकरण का जो प्रत्यय है किसने किया था? तो ये वर्तिमर ने किया था। वर्तिमर की अगर मैं बात करूं, अगर आपको याद आ रहा हो तो वर्तिमर आपके गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित थी और वर्तिमर ने क्या है, इनसाइड थ्योरी में भी इसमें अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है आपके पास, सामान्यकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया? तो सामान्यकरण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा अग्रसारित किया गया? चार्ल्स जूड द्वारा। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रश्नावली जो विधि है आपका, जो आपका क्वेश्चन मेथड है, इसके जो जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप जो है अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? ये भी एक स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था को किसने जो है किस विद्वान द्वारा उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो स्टैनले हॉल द्वारा कहा है। इंग्लिश वालों को मैंने ये करवा दिया, आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी। अगला प्रश्न है आपके पास, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, यानी कि इसमें बात की गई है आपका जो है त्रियामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी की बात की गई है। तो ये किसने दी थी? गिलफोर्ड ने ये दी थी। पिछले कल की वीडियो अगर आपको याद हो, त्रियामी सिद्धांत मैंने इंग्लिश में आपको बताया थी कि कौन कौन से थे। तो आपको फिर से बता दूं, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये 3 आयाम बताए थे। गिलफोर्ड ने, इसी को कहा जाता है त्रियामी सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड द्वारा ये दिया गया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वही जो आपको मैं बात कर रहा था कि इनसाइड थ्योरी जो है किसने दी है? इनसाइड थ्योरी आपकी कोहलर, वर्तिमर और कोफा, ये तीनों जो है इनसाइड थ्योरी से संबंधित है, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? कई बार पहले भी बताया, अलग से वीडियो भी बनी है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। सभी थ्योरीज की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, डिटेल में बताया। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में अलग से साइकोलॉजी का फोल्डर बनाए। साथ ही मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे पाऊँ। तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे यह बन जाता है कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, जो थॉर्नडाइक ने जो है किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पे जो है इसके द्वारा प्रयोग किया गया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की गई है, तो ये किसने दिया है? तो ये दिया था आपके B.F. स्किनर ने, और ये भी आपकी जो है व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित थी। अगला प्रश्न आपके पास, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि आप इसको कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है आपकी, अगर हिंदी में बात करूँ तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कई जगह इसको लिखा हुआ देखा जा सकता है। तो आपने इसमें कन्फ्यूजन, क्लासिकल भी वही है, शास्त्रीय अनुबंधन भी वही है। और तो ये किसने दिया था? I.P. पेवलो द्वारा इसको दिया गया था। ये भी आपका व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारवाद संबंधी इन्होंने सभी ने एक्सपेरिमेंट किए थे। पेवलो ने क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो इसके द्वारा किया गया था कुत्ते पे, एक डॉग पे इसने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आपने याद रखना है। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, ये किसने दिया? इनसाइड थ्योरी की बात की गई, तो ये दी गई थी कोहलर द्वारा, जिसमें जो प्रयोग किया गया था आपके चिंपांजियों पे किया गया था। हालांकि इसमें वर्तिमर, कोफा भी थे, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है आपके पास, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन जो पद्धति है यानी किंडरगार्टन जो मेथड है, उसका जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन जो आपके पास दिए गए थे उसमें से जो राइट था आपके पास वो था फ्राबेल। तो फ्राबेल द्वारा किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया गया। बस मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आवश्यकता का सिद्धांत इसे कहा जाता है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में आज इसमें नहीं बताने वाला क्योंकि जो है समय ज़्यादा हो चुका है। अगला प्रश्न आपके पास, क्रोध व भय प्रकार है, तो ये किस तरह के प्रकार है? तो ये संवेग है आपका। तो क्रोध और भय आपके किस में आती है? ये आपके इमोशन से होते हैं, तो यानी इसके संवेग से होते हैं। ये आपके जो डोमेन्स है वो मैंने आपको पहले ही करवाया है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर बना है, 3 तरह के डोमेन्स की इसमें बात की गई है। आपका जो साइकोमोटर हो गया, अफेक्टिव हो गया, कॉग्निटिव, इन तीनों डोमेन्स को मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आना चाहिए था, बेशक आपके ऑप्शन में नहीं भी दिया होता।
चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, चिंतन कैसे प्रारंभ हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक समस्या होनी चाहिए। उसी समस्या का समाधान जो आप निकालेंगे वो किसके द्वारा? एक चिंतन द्वारा। तो किसी भी समस्या का समाधान के लिए आपके पास क्या है? आपके पास दिमाग है। उसको दिमाग को जब आप यूज़ करते हैं, यानी कि वो चिंतन आपका तब तक काम करता रहता है कि जब तक कि उस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता। तो चिंतन प्रारंभ कब होगा? जब आपके पास एक समस्या होगी, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव तैयार होगा, उसके लिए जो आपने निष्कर्ष निकालने हैं, तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक समस्या। अगला प्रश्न आपके पास मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। तो मनुष्य आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो बीने साइमन द्वारा जो है मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अगर आप सोच रहे हैं तो किस तरह से सोच रहे हैं? तो आपके संज्ञानात्मक यानी कि बौद्धिक कौशल का जो आप इसमें प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि कॉग्निटिव। तो इसमें कॉग्निटिव आपका डायरेक्ट जुड़ा है, संज्ञानात्मक से ये जुड़ा है, बौद्धिक से जुड़ा है, इंटेलेक्चुअल आप इसको जो मर्जी कह लीजिए, यानी कि ये ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन, क्योंकि ये आपकी जो है मानसिक क्रिया को जो है इसको उजागर करता है। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें जो है लॉजिक लगा लेना है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत यानी कि ये बात की गई है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, कि लर्निंग की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो स्किनर द्वारा, बीएफ स्किनर द्वारा ये दी गई थी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए, ताकि जो एग्ज़ाम में आपको दोनों तरह से पढ़ना है, और जो आपको अच्छे से समझ आ गया है, जिसको आप रखने में आसानी होगी, उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये किया गया था आपकी मेस्लो द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपके पास विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की जब बात की गई है तो साइकोलॉजी में भी क्या देखती है हम? आत्मा का विज्ञान इसे कहा जाता है। तो इसी तरह से जितने रिलेटेड इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन शायद किसी KVS एग्ज़ाम से लिया गया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है KVS के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? यानी कि ऐसी अवधि जब आपकी जो सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल आपकी एक जगह पे आके रुक जाती है, या ये कहिए कि एक शिखर तक, एक लेवल पे आके रुक जाती है, जिसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है पठार आना। तो सीखने का जो पठार, ये पठार क्या होता है? आपको आई होप एक मैक्सिमम स्टूडेंट को ये समझ नहीं आएगा कि ये पठार क्या होता है। पठार क्या होता है कि जब आपकी थकान के कारण किसी भी चीज़ को सीखने की जो है आपकी दर है वो 0% हो जाती है, यानी कि आपका जो पूरा जो है दिमाग है वो आपका इतना थक चुका है कि आप कुछ भी आप उसको सिखाने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्रेस जो आपकी होगी 0% होगी, जिसे कहा जाता है पठार। तो सीखने का जो पठार है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी जो है ये कहेंगे आपकी कि आपकी थकान के ऊपर। अगर आपका पूरी तरह से शरीर जो है काम करने के लिए तैयार है तो आप जो सीख सकते हैं। अगर आपका शरीर पूरी तरह से थक गया है, आपका जो है दिमाग पूरी तरह से थक गया है, तो उस समय जो आपका सीखने का जो है जो आपका स्तर होगा वो 0% होगा उसमें, कि यानी कि कोई भी आपकी वृद्धि नहीं होगी लर्निंग में, अधिगम में कोई भी आपके जो चेंजेस नहीं आएंगे, जिसे क्या कहा गया है? सीखने का पठार कहा गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? मानसिक विकास से ये संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? यह कथन है मानसिक विकास से संबंधित। तो ये सीखने जो संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपके मानसिक विकास से संबंधित। ये आपकी एक कथन है, या इसको आप कहेंगे स्टेटमेंट है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण किस में होता है? तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार मैंने पहले भी कहा है कि आईडी को सुपर ईगो से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख लेना। इसमें क्या कहा गया है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका जो भंडार के उसका जो स्टोरेज होता है उसमें किस में होता है? ये होता है ईदम में। तो 3 तरह की ये बात की गई, सिगमंड फ्रायड द्वारा थ्योरी दी गई थी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, जो कि आपके संबंधित है व्यक्तित्व से। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? वर्दीमर द्वारा रखी गई थी। और इसी प्रत्यक्षीकरण का जो इसने सिद्धांत दिया था ये आपने याद रखना है। तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित आपके थे वर्दीमर, कोहलर और कोफा। तो ये तीनों आपने याद रखना है। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट प्रत्यक्षीकरण की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, वर्दीमर जो इससे संबंधित है और इसने प्रयोग किया था आपके चिंपैंजी पर, जो कि आपका सुल्तान उसका नाम था।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि बहिर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात की गई है, जो कि आपकी किसने किया था। इसका व्यक्तित्व का जो है पर्सनैलिटी का जो है आपका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी जुंग द्वारा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है, तो मानसिक स्वास्थ्य जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपके विलियम स्विट्जर द्वारा। तो ये कुछ एक मुझे याद आ रहा है कि किस स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया था विलियम स्विट्जर द्वारा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को कहा जाता है। तो संवेदी चरण जो किस आयु वर्ग को कहा जाता है, जन्म से 2 वर्ष के जो छात्र है उसको कहा जाता है संवेदी मोटर चरण। तो ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी में है, तो आपको ये समझ जाना है। सेंसरी मोटर की ये बात की गई 0 से 2 ईयर जो इसकी आपकी एज होती है। तो आपको ये आई होप आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से एक उम्मीद है कि आप जो है दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कुछ स्टूडेंट तो कर रहे हैं, ईमानदारी से करें, अपने दिल से पूछिएगा कि अगर आपके लिए मैं ईमानदारी से डेली कोशिश कर रहा हूं किसी भी हाल में आपको जो है वीडियो देने की, तो आपका जो है फर्ज बनता है कि आप जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर इससे पहले आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही जो प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना है उसमें भी आप जाकर साइकोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। पहले प्रश्न क्यों चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, क्रिएटिविटी इंक्रीज विद क्रिएटिविटी, यानी कि जो आपकी सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता आपकी किसके साथ बढ़ती है। तो ये आपसे पूछा गया है, एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ, या फिर आपकी एजुकेशन के साथ। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सही आंसर की बात करूँ, प्रैक्टिस के साथ जो आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन, जो आपकी प्रोग्राम लर्निंग है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है। क्या आपकी ट्रायल एंड एरर पे है, क्लासिकल कंडीशनिंग पे है, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर आपकी जो है दूसरी थ्योरी आपकी दी थी स्किनर द्वारा, तो किस पे है। तो ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे होगी। ऑप्शन जो आपकी सी दिया है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। विच इज़ द अपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ द टीचर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि शिक्षण की जो सर्वोच्च इकाई है, आपकी सर्वोच्च निकाय है, वो आपका इसमें से क्या है। क्या MHRD है, या फिर NCERT, NCTE, या फिर UGC। इन सभी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये आपने कमेंट करना है। तो सर्वोच्च इकाई कौन सा है, तो ये है आपका NCTE। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, अकॉर्डिंग टू डेवे एजुकेशन इज है, यानी कि डेवी के अनुसार शिक्षा इनमें से क्या है। तो डेवी के अनुसार डेवी क्या मानते हैं, डेवी मानते हैं कि शिक्षा आपका क्या है, शिक्षा आपका एक सोशल नीड है। ऑप्शन अगर डी देखें आप, यानी कि इसको कहेंगे आप सामाजिक आवश्यकता है आपकी एजुकेशन डेवी के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, एनी टीचर कैन बिकम अ फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट, यानी कि एक टीचर जो है अगर छात्रों के बीच जो है फेवरेट बनना चाहता है या उनका लोकप्रिय बनना चाहता है तो उसमें क्या होना चाहिए। तो ये आपसे पूछा गया है। तो उसमें होनी चाहिए बिहेविंग विद देम इन ए सिंपैथिक मैनर, यानी कि उनके साथ उसको क्या है सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है यही आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इससे ही मिलता जुलता है, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये दोनों साथ डाले हैं। तो विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक द मोस्ट बाय द स्टूडेंट, यानी कि ऐसी कौन सी जो क्वालिटी है टीचर की जो अधिक पसंद की जाती है स्टूडेंट्स द्वारा। तो वो है उसकी इम्पार्शलिटी, यानी कि उसकी निष्पक्षता, सभी को जो है समान तौर पर जो है वो महत्व देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, द इवेल्युएशन ऑफ द पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ AN। तो इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की इसमें बात की गई है कि सबसे अच्छा जो मेथड इसमें से कौन सा होगा। तो अगर आप ऑप्शन डी देखिए प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो ये आपका इसमें बेस्ट होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड प्राइमरी बाय द कंसिडरेशन ऑफ, यानी कि जो आपकी पाठ योजना है, लेसन प्लान जिसको आप कहेंगे, वो गाइडेड होती है प्राथमिक तौर पे किसके अंतर्गत। तो वो होगी आपकी करिकुलम गोल। तो यानी कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका पाठ्यक्रम दिया है, उसके लिए आप जो है पहले ही उद्देश्य निश्चित करेंगे और उन उद्देश्यों द्वारा क्या करेंगे आप उसमें गोल आपने निर्धारित किए कि अंत में जो है किन किन उद्देश्यों की आपको जो है प्राप्ति इसमें होने वाली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर
आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि जो आपकी जीन पियाजे द्वारा 4 जो आपकी बौद्धिक स्तर की अवस्थाएं बताई गई है वो किसने दी है। ये आपसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई है, तो वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, जीन पियाजे द्वारा। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा आपके पास, द फर्स्ट स्कूल ऑफ द इन्फेंट इज, यानी कि इन्फेंट की बात की गई है, यानी कि जो एक शिशु होता है उसकी जो पहली पाठशाला क्या होता है। तो आपके पास क्वेश्चन दिए कि हिज स्कूल, रिलेटिव, होम या फिर मदर। तो एक शिशु की जो पहली पाठशाला है वो उसकी माता होती है। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, बाकी अगली वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।